हेलो एंड नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे चैप्टर विलियन का। ठीक है, तो विलियन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, समझ ली और मुझे लगता है अब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे, यानी कि सब बातें जो भी हम पढ़ते आए हैं विलियन में वो आपको अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है इसमें वो है एक ही, और वो है अणु संख्या गुण धर्म। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की, जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विलियन में ही अणु संख्या गुण धर्म के बारे में। तो शुरू करें बच्चों, तैयार हैं आप सब मेरे साथ? वेरी नाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अणु संख्या गुण धर्म जो होता है वो क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है। नाम से ही जैसे पता चल रहा है अणु संख्या गुण धर्म, यानी कि अणुओं की संख्या। ठीक है, तो ऐसे गुण जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अणुओं की संख्या पर, वही क्या है, अणु संख्या गुण धर्म। देखो छोटी छोटी मगर मोटी बातें, क्या यानी कि जब हम साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो बहुत सारे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो टॉपिक होते हैं, उनमें ही उनके अर्थ छुपे रहते हैं, है ना। ये मैं आपको शुरू से बताती हुई आई हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो जैसे इसका नाम है अणु संख्या गुण धर्म, यानी कि वह गुण जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, अणुओं की संख्या पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो अणु संख्या गुणधर्म के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, चलिए विलियन के कुछ गुण विलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, न कि विलेय कणों की प्रकृति पर। ऐसे गुणों को कहा जाता है अणु संख्या गुण धर्म। क्या मतलब हुआ इसका, ये तो बड़ी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब इसको समझे भी कि इसका अर्थ या इसका मीनिंग क्या है। देखिए विलियन के जो गुण हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, विलियन के गुणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो विलियन के गुण हैं ये किस पे निर्भर कर रहे हैं, कणों की संख्या पर। ठीक है, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर। कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज़ मिलाइए, ठीक है, यानी कि आपने जो है जो विलियन लिया है, उस विलियन में, ये कोई विलियन है, चाहे आपसे इसमें KCl ले लीजिए, है ना, चाहे आप इसमें NaCl ले लीजिए, कोई सा भी आपने विलेय पदार्थ लिया है, तो कौन सा पदार्थ लिया है इस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि किस पे निर्भर करता है कि आपने कितना KCl और कितना NaCl लिया है। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि कणों की संख्या पर। कहाँ निर्भर कर रहा है, कणों की संख्या पर। विलेय कणों की प्रकृति पर, ये कणों की जो प्रकृति है इस पर निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर करेगा, कणों की संख्या पर। ठीक है, तो ऐसे गुणधर्म जो कि किस पे निर्भर कर रहे हैं कि आपने कितना पदार्थ लिया है ना, पदार्थ में आप कितने विलेय ले रहे हो, उस पे निर्भर। जैसे मान लो KCl लिया या NaCl लिया, या आपने जो भी पदार्थ मिलाया, ग्लूकोज लिया, तो कितनी मात्रा उसकी ली, उस पर निर्भर कर रहा है, ना कि ये निर्भर नहीं कर रहा कि वो आयनाइज्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका कैसी प्रकृति है, उसका कैसा स्वभाव है ना। प्रकृति मतलब हम पढ़ते आ रहे हैं कि कैसा बंध बनाते हैं, आयनाइज होते हैं, नहीं होते हैं, क्या नेचर है, तो उन सब चीज़ों पर यह निर्भर नहीं करता है, यह निर्भर कर रहा है कणों की संख्या पर। तो इस तरह के गुणधर्म आपके क्या कहलाते हैं, अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है बच्चों, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण, यानी कि वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसके अणुओं की संख्या पर, आपने जो भी विलेय लिया है, जो भी आप मिला रहे हो विलायक में, तो उसकी प्रकृति पर नहीं बल्कि उसके संख्या पर, उसके मोल। संख्या किससे निकालते हैं हम, ज़्यादातर मोल के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, कितनी उसकी संख्या है, उस पर ये सारे गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए अब ऐसे गुणधर्म, बार बार मैंने ये तो बता दिया, इसकी परिभाषा भी आपको समझा दी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ऐसे कौन से गुण होते हैं, हमने तो अभी तक इनके बारे में सुना ही नहीं है ना। तो अब सुन लीजिए, अब जान लीजिए इनके बारे में। देखिए ये गुणधर्म होते हैं बच्चों हमारे 4 प्रकार के, जो हम पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पहला गुण। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, उसके बाद आता है हिमांक का अवनमन और उसके बाद आ रहा है परासरण दाब। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये चारों ऐसे गुण हैं जो कि विलयन में कहाँ निर्भर करते हैं, उनके कणों की संख्या पर। ठीक है, तो विलयन में आप जो भी विलय मिलाते हैं उसके जो कण हैं उसकी संख्या पर निर्भर करने वाले ये हमारे 4 गुण हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे 1 बाय 1। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा सबसे पहला हमारा जो गुण है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि नाम से ही कुछ चीजें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। कैसे? वाष्प दाब, वाष्प दाब किसकी बात करेंगे यहाँ पे हम? वाष्प दाब की। और वाष्प दाब को हम पहले ही समझ चुके हैं कि वाष्प दाब होता क्या है, समझ चुके हो ना। अब इसमें क्या बता रहा है? आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है इसमें कमी आ जाना, है ना। यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी आ गई है। कहाँ कमी आ गई, कैसे कमी आ गई, वो हम जानेंगे। ठीक है, देखिए, यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोला जाए तब उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है और उसे ही क्या कहा जाता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कमी मतलब अवनमन। ठीक है, और यह कमी जो है, यह कमी विलय के कणों की सांद्रता पर निर्भर करती है, ना कि उसकी प्रकृति पर। भाई यही तो हम पढ़ रहे हैं, अणु संख्या गुणधर्म यही तो है जो कि प्रकृति पर निर्भर नहीं करती बल्कि विलय के कणों की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखो, शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोला जाता है। देखो क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक शुद्ध द्रव है। क्या है? ये हमारा शुद्ध द्रव है। ठीक है, शुद्ध द्रव है, द्रव 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कण जो होंगे यहाँ पे होंगे, ऐसे होंगे, शुद्ध द्रव के कण हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो कण है, ये कण, ये हमारा एक बंद पात्र है। ठीक है, वाष्प दाब जब ही होगा, नहीं तो कहाँ चला जाएगा? ये बाहर की तरफ, है ना। अब इन कणों की वजह से यहाँ क्या बन रही है? वाष्प बनेगी। ठीक है, वाष्प बनेगी। अब ये वाष्प के कण कहाँ जाएंगे बच्चों? नीचे जाएंगे। जब ये वाष्प के कण नीचे जाएंगे तो वाष्प दाब, जो दाब एक शुद्ध द्रव की वजह से लगता है, वो दाब क्या होगा हमारा? P1 क्योंकि एक अकेला शुद्ध द्रव यहाँ पर है। ठीक है, तो एक अकेला शुद्ध द्रव है, दैट इज P1, इसका क्या होगा? वाष्प दाब हो गया। ठीक है, अब देखो, अब क्या कहा इसने? शुद्ध विलायक, ये हमारा शुद्ध विलायक। अब हमने इसमें क्या घोल दिया? इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया। क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलय। यानी कि जब हम ये जो सारे गुणधर्म पढ़ेंगे बच्चों, तो इसमें जो हम लेंगे, हमारा मिश्रण लेंगे, वो मिश्रण हमारा कैसा होगा? द्रव प्लस ठोस का मिश्रण, प्लस ठोस, ये हमारा मिश्रण होगा। ठीक है, तो द्रव हमने ले रखा है, ये शुद्ध द्रव है और हमें पता है कि ये जो हमारा द्रव है, ये द्रव कैसा है बच्चों? ये है हमारा वाष्पशील द्रव। कैसा द्रव है? वाष्पशील। वाष्प में परिवर्तित होने वाला है, वाष्पशील है। ठीक है, और इसकी वजह से जो दाब लग रहा है, जो शुद्ध दाब है, वो क्या हुआ? P1। ठीक है, नॉट क्यों लगाते हैं? जब हम एक अकेले द्रव की बात, एक अकेला द्रव यहाँ पर है, उसके साथ में कोई नहीं है, इसलिए उसका साथी कौन बन गया है? P1। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया इसका हमारा शुद्ध वाष्प दाब। अब ये कह रहे हैं कि हमने इसमें विलय घोल दिया। अब विलय हमने क्या घोल दिया? इसमें हमने जो था, एक हमारा जो विलय मिलाएंगे, ये हमारा बंद वाला है ना। इसमें हमने विलय मिलाया। विलय क्या मिला दिया भैया? नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक।
नमक क्या है, ठोस है, और इसके साथ साथ ही यह क्या है, नमक उड़ता है क्या, भाप बनती है क्या, नहीं बनती। इसका मतलब हमारा जो नमक है वो कैसा है, अवाष्पशील। कैसा है बच्चों, अवाष्पशील। ठीक है, तो ये जो हमारा पदार्थ है ये कैसा है, अवाष्पशील। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में पहले तो क्या था, द्रव था। ठीक है, अब इसमें हमने किसके कण डाल दिए, इसमें हमने ये नमक भी डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये मान लीजिए ये कण हमारे हैं किसके, द्रव के, इसके साथ साथ ही किसके कण आ गए, ये नमक के भी आ गए। ठीक है, आगे। ठीक है, इस तरह से बीच बीच में अब किसके, नमक के कण भी आ गए। अब जो पहले पूरा द्रव था उसकी वजह से जो वाष्प दाब बन रही थी, ठीक है, P1 यहाँ पर जो है विलयन बन गया। अब विलयन बनने पर इसकी जो वाष्प दाब होगी वो वाष्प दाब क्या होगी, P1, आंशिक वाष्प दाब, है ना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर P टोटल यहाँ पर क्या हो गया, P1 प्लस P2, है ना, यही होगा। तो हमारा ये इसका क्या हुआ, ये इसका आंशिक वाष्प दाब हुआ, किसका, 1, शुद्ध द्रव का हमारा आंशिक वाष्प दाब। अब ये बात हो गई कि जहाँ पर पहले तो सारे पूरी सतह पर द्रव के कण थे, है ना, और आराम से ऊपर उड़ रहा था, और हमें पता है कि जितने ज़्यादा कण यहाँ पर शुद्ध द्रव के होंगे उतनी ही ज़्यादा वाष्प बनेगी और उतनी ही ज़्यादा वाष्प दाब लगेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कणों की संख्या में कमी आ गई है। पहले जो पूरी की पूरी सतह पर किसके कण थे, वाष्पशील द्रव के, अब उसके साथ साथ अवाष्पशील भी वहां पे आ गया, है ना। तो क्या हुआ कि जगह जो हो गई वो क्या हो गया, इस जगह पर, इस सतह पर दोनों के कण आ गए, दोनों के कण आए, तो यहाँ पर जो शुद्ध द्रव था जो उड़ सकता था वो कम हो गए, तो यहाँ जो वाष्प दाब बनेगी, यहाँ इससे जो वाष्प दाब बनेगी वो कैसी बनेगी बच्चों, आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो गई। यहाँ कैसी थी, ये ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि क्या हुआ, पहले जो एक अकेला शुद्ध द्रव उसकी वजह से जो वाष्प दाब हो रही थी वो ज्यादा थी, मतलब ठीक थी। अब इस वाष्प दाब से यह कम हो गई है। क्यों कम हो गई है, क्योंकि जब हमने विलय मिला दिया, विलय हमने क्या मिलाया, नमक, ठोस है जो कि उड़ नहीं सकता, ये नहीं उड़ेगा। ठीक है, अब हमने जब इसको मिला दिया, इस नमक को, इस अवाष्पशील पदार्थ को, तो यहाँ पर दोनों चीजें आ गई, नमक भी है और द्रव भी है। तो क्या हुआ कि जितने ज्यादा पहले कण वाष्प में परिवर्तित हो रहे थे अब उतने कण परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, आप इसमें नमक घोलते जा रहे हैं, तो क्या होता जा रहा है, इसमें जो वाष्प दाब है वो कम होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील नमक विलय घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और यही कमी जो है किस पर निर्भर करती है, कणों की सांद्रता पर। यानी कि यहाँ पर हमारा P1 जो है ये ज्यादा है P1 से। ठीक है, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा था, अब वाष्प दाब में क्या आ गई है, कमी। तो इसे ही कहा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी कि कमी आ जाना। कैसे कमी आ गई, जब हमने विलय घोल दिया, और विलय घोलने पर क्या हुआ, विलय हमारा अवाष्पशील है, तो अवाष्पशील है तो उसकी भाप तो नहीं बनेगी ना, किसकी बनेगी, वाष्पशील की। लेकिन बीच बीच में वो भी आ गया है तो उसने क्या कर दिया, उसके कणों की संख्या को कम कर दिया, है ना, किसके, विलायक के कणों की संख्या कम हो गई, तो यहाँ पर वो जो है अब कम उड़ेगा, कम भाप बनेगी, कम वाष्प दाब लगेगा। तो यहाँ पर जो है वाष्प दाब में क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो इसे ही कहा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या देखते हैं, इससे हम कैसे, जो फॉर्मूला है इसका सूत्र कैसे बनेगा, आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए वो देखेंगे। ठीक है, चलिए, हमने क्या कहा यहाँ पर कि वाष्प दाब यानी कि P1 जो है वो ज्यादा है P1 से। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल वाष्प दाब जो होती है वो क्या होता है, P1 प्लस P2, है ना। यहाँ पर ये क्या है, हमारा विलायक, और ये क्या है, विलय।
ये क्या है, विलय है P2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P2 जो है, इस P2 के लिए ये तो हमारा क्या है, अवाष्पशील है। ये कैसा है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील। अब अवाष्पशील होने की वजह से इसका कोई भी सहभागिता नहीं है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस P टोटल में। इसमें किसका कंट्रीब्यूशन हुआ, सिर्फ P1 का, क्योंकि ये तो उड़ ही नहीं सकता, इसकी भाप बन ही नहीं सकती, तो ये तो अवाष्पशील है ना। तो किस पर फर्क पड़ेगा, सिर्फ P1 पर। तो P टोटल किस पर निर्भर हुआ, P1 पर। या अब हमें पता है कि किसी भी द्रव में जब हम बात करते हैं उसके विलयन में अगर बात कर रहे हैं किसकी, आंशिक वाष्प दाब, टोटल किससे है, दोनों के आंशिक वाष्प दाब के बराबर। तो ये वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, नंबर ऑफ मोल्स के, है ना। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि P जो है वो P1 समानुपाती होता है X1 के। ये चीज़ हुई, यानी जितने ज़्यादा X यानी कणों की संख्या, मोलों की संख्या, है ना, मोल, जितने ज़्यादा मोल होंगे, जितने ज़्यादा कण होंगे किसके, P1 के, विलायक के, उतनी ही ज़्यादा वाष्प बनेगी, उतनी ही ज़्यादा वाष्प। यानी हम कह सकते हैं कि P टोटल किसके बराबर हुआ, P1 के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ, P1 के बराबर हुआ। और P1 किस पर निर्भर करता है, P1 समानुपाती होता है नंबर ऑफ मोल्स के। जितने ज़्यादा विलायक के कण होंगे, वाष्प दाब उतना ही ज़्यादा होगा। यही तो हम सारे नियमों में पढ़ते आए हैं, हेनरी का नियम हो, राउल्ट्स का नियम हो, हम सब ने यही कहा। उसने जो बात हमसे कही, उन दोनों सभी नियमों में यही बात हमें पता चली थी कि जो वाष्प दाब है वो किस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, वाष्प दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, जो भी था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर P1 किसके समानुपाती, X1 के। जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे P1 उतना ही ज्यादा होगा। और P1 किसके बराबर हुआ, P टोटल के बराबर, क्योंकि यहाँ पर P2 विलय का तो कोई भी रोल नहीं है वाष्प बनाने में, क्योंकि विलय अवाष्पशील है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कैसे कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं P1 बराबर P1 नॉट X1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे X1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा हमारा, हमें पता है, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, ये लिख दीजिए, X1 प्लस X2 बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अब X1 का मान निकालना हो तो मुझे X1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस X2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मान रखेंगे, इसमें मान रख देते हैं हम। देखिए यहाँ पे P1 बराबर P1 नॉट X1। ठीक है, तो P1 बराबर P1 नॉट X1 का मान कितना आया हमारा, 1 माइनस X2। ठीक है, अब P1 बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, P1 नॉट X2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, तो बच्चों P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X2 क्या हुआ, कुछ थोड़ा सा दिमाग में अगर बात आ रही हो तो यहाँ पे देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे क्या कहा था, P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1, यही कहा था। तो P1 नॉट में से ही P1 को घटाया जा रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा है, वाष्प दाब में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो इसमें से इसको घटाया जाएगा। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट X2। ठीक है, यानी कि डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। अब देखो, इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चला, इन सब चीज़ों से हमें ये पता चला कि आपेक्षिक नवनमन जो हो रहा है किसमें, वाष्प दाब में। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर कर रहा है X2 पर। किस पर, X2 पर। और X2 क्या है, X2 क्या है, X2 यहाँ पर है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा यानी विलय के मोल, विलय की मात्रा या विलय के मोल। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, विलय की मात्रा या विलय के मोल। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा
विलय के मोल होंगे, विलय के मोल जितने ज़्यादा होंगे आप आपेक्षिक अवनमन में कमी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा पी जो है वो समानुपाती है x2 के। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो हमें यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो विलयता में हम बात कर रहे हैं वाष्प दाब की, ठीक है। तो वाष्प दाब जब हमने कहा ये रहा, यानी कि किसी भी विलयन के लिए वाष्प दाब की बात करें तो किसके समानुपाती हुआ x1, यानी विलायक के कण। विलायक के कण जितने ज़्यादा होंगे वाष्प दाब उतनी ही ज़्यादा होगी। किसकी ज़्यादा होगी? किसकी? विलयन की। ठीक है, लेकिन अगर इनमें कमी आ जाती है, यहाँ पर x2 अगर बढ़ गया, x1 की जगह x2 अगर बढ़ गया तो आप आपेक्षिक अवनमन आ जाएगा। x2 बढ़ गया यानी विलय की मात्रा बढ़ गई। कहने का मतलब ये है कि आपने नमक लिया या शक्कर ली, जो भी आपने लिया, किस में लिया? द्रव में। एक द्रव आपने लिया, एक वाष्पशील द्रव आपने ले लिया है, उस वाष्पशील द्रव में आपने शक्कर मिला दी या नमक मिला दी, जो कि दोनों ही कैसे हैं? अवाष्पशील है। ठीक है, अब आप जितनी ज़्यादा शक्कर मिलाओगे, जितना ज़्यादा नमक मिलाओगे तो क्या होगा? उस केस में आप विलय की मात्रा बढ़ा रहे हो, और विलय की मात्रा जहाँ बढ़ेगी वहाँ पर आपेक्षिक अवनमन आ जाएगा वाष्प दाब में। वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आप विलय की मात्रा बढ़ा रहे हो। तो ये डेल्टा पी किसके समानुपाती हुआ? x2। जितना ज़्यादा x2 बढ़ेगा डेल्टा पी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं विलयता की, तो विलयता में हमने देखा कि विलयन की, अगर हम टोटल विलयन की बात करें, विलयन के वाष्प दाब में बात करें, तो वहाँ पर ये निर्भर करता है x1 पर। किस पर? x1 पर। तो P1 बढ़ेगा, x1 बढ़ेगा तो P1 बढ़ेगा। भाई कहने का मतलब विलायक जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वाष्प बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर किस पर निर्भर करेगा? P1 किसके समानुपाती है? x1 के। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स विलायक बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर वाष्प दाब बढ़ेगी। ठीक है, तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम विलय की मात्रा बढ़ा रहे हैं, और विलय की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर कमी आ जाएगी। किसमें कमी आ जाएगी? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें थी हमारी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की। आपको ये बातें, ये पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। ये वाला पॉइंट है, इस तरह से आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा पी यानी कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट यहाँ पे x2, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें हो गई हमारी किसकी? यहाँ पर ये सारी बातें हुई हमारी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कोई विलायक है, विलायक हमारा वाष्पशील है, उसमें हमने कोई द्रव में ठोस मिला दिया। ठोस कौन सा मिलाया? जो अवाष्पशील है। तो किसी वाष्पशील में या किसी द्रव में, किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील ठोस मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे ही बोला जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बच्चों, चलिए